भारत की मिट्टी ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें उगती हैं फसलें और साथ ही उगते हैं करोड़ों लोगों के सपने और उनकी उम्मीदें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृषि की। ये सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था का दिल है। तो चलिए आज इसी दिल की धड़कनों को और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, भारत में कृषि का पैमाना कितना बड़ा हो सकता है। ये देश की लगभग 2/3 आबादी, जी हाँ 2/3, उनके लिए रोजी रोटी का मुख्य जरिया है। इसे हम प्राइमरी क्रिया या प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर जमीन और पानी जैसे कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल करके हमारे लिए अनाज पैदा करती है और सबसे जरूरी बात, हमारी खाद्य सुरक्षा को पक्का करती है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं? सबसे पहले भारत की कृषि की धड़कन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ खेती के कौन-कौन से तरीके और मौसम हैं। बात करेंगे देश की प्रमुख फसलों की और जानेंगे कि खेतों में कौन सी क्रांति हुई। इसके बाद आज की चुनौतियों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि खेती का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भारत की कृषि की धड़कन। जैसा कि हमने अभी बात की, कृषि एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है। मतलब ये वो काम है जो सीधे सीधे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करता है। और इसका काम सिर्फ हमारी थाली भरना ही नहीं है, ये तो उद्योगों को कच्चा माल भी देती है। ये बात समझना बड़ा दिलचस्प है कि भारतीय कृषि की एक नहीं बल्कि दोहरी भूमिका है। सोचिए कैसे, एक तरफ तो ये पूरे देश का पेट भर रही है और दूसरी तरफ ये कपड़ा, चीनी जैसे बड़े बड़े उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल भी मुहैया कराती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाय, कॉफी, मसाले, इन सब का निर्यात करके देश के लिए कीमती विदेशी मुद्रा भी तो यही लाती है। अब भारत इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश है, तो जाहिर है इसका असर यहाँ की खेती पर भी दिखेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे देश में खेती के तरीके और मौसम के हिसाब से फसल चक्र कैसे बदलता है। मोटे तौर पर देखें तो भारत में खेती के 2 अलग-अलग चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ है आदिम निर्वाह कृषि, जिसे हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर बिल्कुल पारंपरिक औजारों से पूरा परिवार मिलकर खेती करता है और ये पूरी तरह से मॉनसून और जमीन की कुदरती उपजाऊ शक्ति पर निर्भर होती है। और फिर इसका ठीक उल्टा दूसरी तरफ है व्यापारिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ मकसद होता है बाजार के लिए पैदावार करना। तो जाहिर है यहाँ आधुनिक तकनीक HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज और बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। और इन तस्वीरों को देखकर दोनों के बीच का फर्क साफ समझ आता है ना? एक तरफ देखिए, ये है कर्तन दहन प्रणाली या जिसे हम झूम खेती भी कहते हैं। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ समय के लिए खेती करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जरा व्यावसायिक खेती का पैमाना देखिए। एक ही फसल, मीलों तक फैले हुए खेत, जमीन आसमान का फर्क है। भारत का मौसम भी कमाल का है। इसने यहाँ की खेती को 3 मुख्य ऋतुओं या सीजन्स में बांट दिया है, खरीफ, रबी और जायद। जब मॉनसून आता है तो होती हैं खरीफ की फसलें जैसे चावल और कपास। फिर जब सर्दियां दस्तक देती हैं तो बारी आती है रबी की फसलों की, जैसे गेहूं और सरसों। और इन दोनों के बीच जो छोटी सी गर्मियों की खिड़की मिलती है ना, उसमें होती हैं जायद की फसलें जैसे तरबूज और खीरा। तो अब जब हमने खेती के तरीके और मौसम समझ लिए, तो चलिए अब ये देखते हैं कि भारत की जमीन पर आखिर उगता क्या क्या है। बात करते हैं देश की प्रमुख खाद्य और अखाद्य फसलों की। और जब फसलों की बात हो तो सबसे पहले जिक्र आता है चावल का। भाई, भारत के करोड़ों लोगों की थाली तो इसके बिना अधूरी है। ये एक खरीफ फसल है, मतलब इसे चाहिए खूब गर्मी और नमी, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, तब जाकर चावल की फसल लहलहाती है। इस मैप पर अगर नजर डालें तो चावल की खेती मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय इलाकों और डेल्टा वाले क्षेत्रों में होती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाके जहाँ बारिश उतनी नहीं होती, वहाँ भी अब चावल उगाना मुमकिन हो गया है। कैसे? नहरों और नलकूपों के शानदार नेटवर्क की बदौलत। चावल के बाद आता है नंबर गेहूं का, हमारी रोटियों का आधार। ये देश की दूसरी सबसे जरूरी अनाज की फसल है। ये एक रबी फसल है और इसकी जरूरतें चावल से बिल्कुल अलग हैं। इसे बोते समय चाहिए ठंडक और पकते समय खिली हुई चमकदार धूप। और गेहूं के मुख्य इलाके कौन से हैं?
मैप पर देखिए, दो बड़े क्षेत्र साफ दिखते हैं। एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदान और दूसरा दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सब इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। लेकिन बात सिर्फ चावल और गेहूं तक सीमित नहीं है। भारत में और भी कई जरूरी फसलें उगती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। ये मोटे अनाज हैं जिन्हें आजकल सुपर फूड कहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत पौष्टिक होते हैं। फिर है गन्ना, जिससे चीनी और गुड़ बनता है, और चाय तो है ही, जो पहाड़ी ढलानों की शान है। और हाँ, कपास को कैसे भूल सकते हैं। इसे तो सफ़ेद सोना भी कहते हैं, और ये हमारे कपड़ा उद्योग की जान है। आज़ादी के बाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, भूखमरी। तो इस चुनौती से निपटने के लिए और कृषि को एक नई दिशा देने के लिए कई बड़े बड़े तकनीकी और संस्थागत सुधार शुरू किए गए। चलिए जानते हैं इनके बारे में। और इन सुधारों में सबसे बड़ा नाम आता है हरित क्रांति का। ये 1960 और 70 के दशक की बात है। इस क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। ज्यादा उपज देने वाले बीजों यानी HYV सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सिंचाई का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन सचमुच कई गुना बढ़ गया। इसी की बदौलत भारत खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बना। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये भी सच है कि इसके कुछ नेगेटिव असर भी हुए, जैसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी आई और पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ। टेक्नोलॉजी के साथ साथ सिस्टम में भी बड़े बदलाव किए गए। सरकार कई संस्थागत सुधार लेकर आई, जैसे बिखरे हुए खेतों को एक जगह इकट्ठा करना, जिसे चकबंदी कहते हैं। जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। किसानों को आसानी से कर्ज मिल सके, इसके लिए ग्रामीण बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC स्कीम शुरू हुई। और अगर सूखा, बाढ़ जैसी आपदा से फसल बर्बाद हो जाए तो उसके लिए फसल बीमा जैसी योजनाएं भी लाई गई। तो इतने सारे सुधारों और हरित क्रांति जैसी सफलता के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज भी भारतीय किसान एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आखिर वो कौन सी गंभीर चुनौतियां हैं जिनका सामना हमारा कृषि क्षेत्र आज कर रहा है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। अखबारों की ये सुर्खियां, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये हमें उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती हैं जिससे किसान हर रोज जूझता है। कभी बेमौसम बारिश फसल तबाह कर देती है, तो कभी बाजार में दाम इतने गिर जाते हैं कि लागत भी नहीं निकलती। और इन सब का नतीजा किसानों पर बढ़ता हुआ कर्ज का बोझ। ये मुद्दे आज भी हमारी कृषि के लिए एक नासूर की तरह हैं। और ये आंकड़े ये एक और चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। देश की कुल अर्थव्यवस्था, जिसे हम GDP कहते हैं, उसमें कृषि की विकास दर लगातार घट रही है। अब ये एक बड़ी चिंता की बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेती पर ही निर्भर है। आज के दौर में एक और बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा। होता क्या है कि जब सरकार बाहर से आने वाले कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क कम करती है, तो विदेशी सस्ते उत्पाद हमारे बाजार में भर जाते हैं। इसका सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ता है। उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि इन तमाम चुनौतियों के बीच आगे का रास्ता क्या है? भारतीय कृषि का भविष्य कैसा हो सकता है? इसे हम टिकाऊ यानी सस्टेनेबल और समृद्ध कैसे बना सकते हैं? चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो 3 बातों पर फोकस करना होगा। सबसे पहला, खेती को आधुनिक बनाना होगा। दूसरा, हमें जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना होगा, ताकि हमारी जमीन और पानी भविष्य के लिए भी बचे रहें। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे किसान आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध हों। तो आखिर में बस एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एक बैकबोन। और जब हमारे अन्नदाता, हमारे किसान तरक्की करेंगे, तभी हमारा देश सही मायनों में आगे बढ़ेगा।